कैंडिडेट इस बात को लेकर ही चिंतित है। हाँ। टॉपिक कैसे मिलेगा, हम सेलेक्ट करेंगे या इंटरव्यू पैनल सेलेक्ट करेगा, तो उसकी उन्हीं कविताओं में से, उन्हीं पाठों में से, उन्हीं लेखकों में से कवि परिचय, पाठ परिचय, इन्हीं में से लगभग प्रश्न आए। तो पैसे वैसे के चक्कर में ना पड़े कि भाई मैं पैसे दे के हो जाऊँ, वो तो बिल्कुल गलत बात है। केवी में एकदम फेयर काम होता है। हाँ, केवी में फेयर काम है ना। होता है, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित कुमार सिंघल। सर राजस्थान से हैं और सर हमारे विद्यालय में टीजीटी हिंदी की पोस्ट पर कार्यरत हैं। इससे पहले सर ने नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है और सर इससे पहले डीएसएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में कार्यरत थे। सर ने हिंदी में मास्टर डिग्री की है। सर नेट जेआरएफ हैं और राजस्थान के जो REET का जो एग्ज़ाम है वो भी सर ने क्वालिफाई किया है और सर ने CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपको पता ही है तभी वो एलिजिबल थे टीजीटी हिंदी के लिए। तो सर आज के इंटरव्यू में अपने जितने भी अनुभव हैं वो शेयर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि हम ये जो वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं ये किसी प्रोफेशनल मकसद से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम टीचर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो भावी टीचर हैं केवी में आने वाले, वो अगर हमारे अनुभव से कोई लाभ उठा सकते हैं तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारी कही गई बातों से या हमारे अनुभव से हमारा कोई साथी केंद्रीय विद्यालय में आने में कामयाब हुआ। तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं ये एक प्रकार की समाज सेवा है, न हम इसमें कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ मकसद हमारा नहीं है। तो जो भी सूचनाएं आपको यहाँ मिलेंगी वो बिल्कुल सही सूचनाएं होंगी, किसी प्रकार की उनमें लाग लपेट नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है, क्योंकि हमें वो वाला लालच नहीं है कि वो आदमी देखेगा, ये देखेगा, इतने आएंगे वो, क्योंकि हम तो आपकी मदद करने के लिए ही ये वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मैं माइक अमित सर को दे रहा हूँ और अमित सर अपने इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। मेरा फरवरी 2019 में इंटरव्यू हुआ था लखनऊ और मैं वहाँ गया था सर। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। जो हमारे डॉक्यूमेंट है उनके 2 सेट मांगते हैं, वो जो हमने फॉर्म में फिल किया था उसके 2 सेट मांगते हैं, तो हमें 3 ले जाने हैं। फ़ोटो वगैरह सारे वो प्रिपेयर करके, ऐसा ना हो कि वहीं आप भाग भाग के फ़ोटो कॉपी करवा रहे हो, दुकान मिले नहीं मिले, खैर वो चीज़ तो आप समझदार हो। इसके बाद इंटरव्यू की सबसे मेन चीज़ है, सबसे बड़ी बात है, वो आपका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास ही सर सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। इंटरव्यू में अगर क्वालिफाइंग होंगे आप, इंटरव्यू में जीतेंगे, इंटरव्यू में सफल होंगे, तो सिर्फ एक ही वजह से, आत्मविश्वास की वजह से। मान लो आप नेट हैं, PhD धारी हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है और अच्छे मार्क्स आपके आए हैं, लेकिन आप वहाँ जाके घबरा गए तो पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से बिना आप आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें पहली चीज़ है वो आपको 2 तरह से परखते हैं। पहला आपका उच्चारण बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट तो भाषा शिक्षक बनेंगे, तो वो उच्चारण तो तभी जब वो प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तभी वो पता लगा लेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण कैसा है। एक चीज़। दूसरा बात ये नहीं कि आपका लोकल टच कितना आ रहा है, बात ये है कि आप में ज्ञान कितना है। वो थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करते हैं, मैनेज कर लेते हैं वो। अब एक चीज़ इसमें है कि जो एक तो सब्जेक्ट विशेषज्ञ बैठता है, 2-3 होते हैं, और दूसरा एक साइकोलॉजिस्ट भी सर उधर बैठा रहता है। तो वो सबसे अंत में आपको प्रश्न पूछता है। और कई बार ये भी होता है कि वो नहीं भी पूछता। तो वो चेहरे के हाव भाव है, आपका आई कांटेक्ट है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी ड्रेसअप सेंस है, वो सारी चीज़ों को निरखता है, परखता है वो, है ना। उससे एक तो हम गए हैं तो वहाँ भाई ख़ास बात यह है कि इंटरव्यू के लिए तो आप इस स्टेज पे आए, तो इंटरव्यू का आपको पता भी होगा कि अभिवादन किस तरह से करना है, अभिवादन, और फिर हमारे बैठने का तौर तरीका। कई बार क्या होता है कि उनसे इजाज़त नहीं ली, उससे पहले हम चेयर पे बैठ गए, वो नहीं करना। दूसरा, हाँ, दूसरा आप एक तो भाई जो साथी केवी का एग्ज़ाम दे रहे हो उन्हें तो पता ही है कि किस तरह से बैठना है, और अगर नहीं भी पता है तो अपने विद्वान साथियों से इसका परामर्श ले लें, मार्गदर्शन ले लें कि किस तरह से बैठना है। ज़्यादा कई बच्चे पेन से ऐसे करने लग जाते हैं, पैरों को हिलाने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो
वो हमें नहीं करना है। बॉडी गेस्चर खराब हो जाते हैं उसमें। हाँ। और साइकोलॉजिस्ट यही पकड़ता है। साइकोलॉजिस्ट यही पकड़ता है। फिर उसके बाद सर वो आपसे ही शुरू करेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं। ओके। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ तैयार करके ले जानी है जो आप इंटरव्यू वालों को बताएंगे कि सर मैं कबीर पढ़ के आया हूँ, मैं व्याकरण पढ़ के आया हूँ। आपका जो केस था उसमें उन्होंने आपसे यही पूछा था कि आप पढ़ के क्या आए? हाँ, आप पढ़ के क्या आए? और मुझे लगता है कि वो अधिकांश विद्यार्थियों से यही पूछते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हैं। लेकिन मैंने 3-4 टीचर से जो बात की है, हाँ, उसमें एक मिला जुला सा रुझान सामने आया था। जैसे मैं मेरा खुद का केस लूँ, मुझसे नहीं पूछा था। इंग्लिश टीचर बोलता है मेरे से पूछा गया था, लेकिन इंग्लिश टीचर से तो बायोडाटा से ही पूछा था। तो मतलब उससे 50-50 चांस होते हैं कि इंटरव्यू की खास बात यही तो है कि इसमें कोई निश्चितता नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। कोई सिलेबस नहीं है कि वो वहाँ से स्टार्ट करेगा, वहाँ से चालू करेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछेगा, व्याकरण से पूछेगा, या आपके नॉलेज से पूछेगा, आपके बायोडाटा से भी पूछ सकता है, वो व्याकरण से भी पूछ सकता है, आपकी पिछली पृष्ठभूमि से भी पूछ सकता है कि आप कहाँ थे, कौन सी क्वालिफिकेशन आप में है, और कहाँ कहाँ आपने वर्क किया, अब क्यों जाना चाहते हैं। किसी भी बात से वो प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब हम स्पेसिफिक कोई टॉपिक बता नहीं सकते कि आपसे ये 50-50 चांस है कि आपको मौका भी दे सकता है टॉपिक सिलेक्ट करने का। वहाँ ये बहुत सर नॉर्मल चीज़ें हैं, वहाँ भी अपने को आत्मविश्वास से रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अभ्यास हमें बार बार करना है, क्योंकि कई कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि टॉपिक कैसे मिलेगा, हम सेलेक्ट करेंगे या इंटरव्यू पैनल सेलेक्ट करेगा। तो उसके 50-50% चांस है, आपको भी मौका दे सकता है सर। 50-50 चांस है। दूसरी चीज़ इसमें एक और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, केवी में जो टीचर बनता है वो एक तो उसकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। मेन वो ग्रामर पे फोकस करते हैं सर। ग्रामर पे फोकस करते हैं। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल का नहीं वो मांगते, बेसिक उनको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारियाँ पता होनी चाहिए। आप पीएचडी हो उससे कोई मतलब नहीं, आप नेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पीएचडी भी है, नेट भी है, और फिर छोटे छोटे प्रश्नों को आप जवाब नहीं दे पा रहे। कई बार वो कहने का मतलब यह है कि या तो अपना बायोडाटा में पीएचडी नेट बताओ मत। हाँ, वो अगर बता रहे हो तो उस लेवल का प्रिपरेशन करके हाँ, उस लेवल का प्रिपरेशन करके जाओ। दूसरी चीज़ सर, ये बात निश्चित है कि वो भले ही चाहे शुरू कहाँ से भी करें, कहीं से भी करें चाहे, लेकिन वो व्याकरण को भी छुएंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को भी छुएंगे। और उसके बाद साइकोलॉजी के जो प्रश्न है सर, उनको भी वो छुएंगे, उनसे भी वो पूछेंगे। अब मेरे से पूछा कि क्या पढ़ के आए हो आप? अच्छा। तो मैंने बताया सर मैं कबीर पढ़ के आया हूँ, और जबकि मेरी व्याकरण थोड़ी सी वीक थी, वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जितना उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में एक्सपर्ट हूँ उतना व्याकरण में नहीं हूँ। तो मैंने कबीर बताया, तो उन्होंने कबीर के बारे में प्रश्न कर लिए। फिर उन्हें पता लग जाता है कि ये ठीक है हिंदी साहित्य में, तो वहाँ से वो जंप मारते हैं व्याकरण की तरफ, और व्याकरण की तरफ आ जाते हैं। ठीक ऐसा ही जैसे सर व्याकरण आपने बताया, तो वो व्याकरण से जंप मारेंगे, व्याकरण से पूछेंगे आपको, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्ट जंप मारेंगे, व्याकरण से 2-4 सवाल पूछेंगे, वो पता लगा लेंगे कि बंदे का आई कांटेक्ट कैसा है, आत्मविश्वास कैसा है, कैसे ये जवाब दे रहा है। और फिर वो बीच में आपको व्याकरण के अगर प्रश्न करते हैं तो बीच में आपको बोर्ड पे भेजेंगे। वो किस लिए? आपकी जो हस्तलेखन है, हैंड राइटिंग है, वो देखने के लिए, उसको जांचने के लिए। अब सर उसमें भी एक चीज़ है, उसमें भी वो चीज़ मुझे खुद को भी नहीं पता थी, और मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी थी, लेकिन ये जो स्याही वाला पेन होता है, मार्कर, उससे सर लिखना और बोर्ड पे लिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। राइटिंग में भी राइटिंग में फ़र्क आता है। तो मैंने कभी उसे लिखा ही नहीं था। आपने चौक से लिखा था? चौक से लिखा था, और चौक से मैं बढ़िया लिखता था, तो राइटिंग की तो कोई इश्यू नहीं था। अब मैं जब वहाँ गया तो अच्छा, यहाँ से एक बात सर, आपने जैसे बोला कि मैं चौक से लिखता था, इट मीन पहले से आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस था? हाँ, टीचिंग एक्सपीरियंस था। मैं सर दिल्ली पढ़ाता था उस समय, लेकिन वो सर टीचिंग एक्सपीरियंस की तो बात ये है कि टीचिंग एक्सपीरियंस हो या न हो, वो इतने हाई लेवल का भी इंटरव्यू नहीं होता है ये वाला। ये नहीं, वो तो क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछ लिया ना क्योंकि बोर्ड वाली बात आई, ये सर मेरा हस्तलेखन अच्छा था। 20% का इंटरव्यू होता है, तो इसमें आपको वो बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी शैली को देखेंगे कि बंदे को जितना भी आ रहा है वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोर्ड पे भेजा, और बोर्ड पे 2-3 सवाल किए, व्याकरण से संबंधित किए, और के दो थे, व्याकरण भी वो जांच कर रहे थे, दूसरा मेरे राइटिंग को भी जो जांच कर रहे थे कि वो कैसी है। तो जब मैं लिखने लगा तो वो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस भी हल्का सा लूज था, वो वहाँ नहीं होना चाहिए था,
हम तो वो और अच्छा लिख पाता। दूसरी चीज़ मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, तो सर वो इतनी सुंदर राइटिंग नहीं आ सकी जितनी आनी चाहिए थी, है ना। लाइन टू लाइन हम जैसे बोर्ड पे लिखते हैं ऐसे नहीं, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे आ रही है, डायगोनली नहीं करना है, और या यहाँ से आ रही है नीचे जा रही है, ऐसे नहीं, मतलब सही उसका सीक्वेंस नहीं आ रहा स्ट्रेट लाइन होनी था। चाहिए, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी नहीं थी वो। सीधी लाइन। खैर वो चीज़ है। फिर उन्होंने व्याकरण में मेरे से 1-2 प्रश्न पूछे। आच्छादन, आच्छादन में आच्छादन का संधि विच्छेद करो, है ना। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने प्रत्यय उपसर्ग ज़्यादा वो उलझाने लगे, उसमें गहराई में जाने लगे, तो फिर वो मेरे को नहीं आ रहे थे। मेरा थोड़ा वो उन्होंने बोर्ड पे पूछा सवाल, तो मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, तो मैंने वो कर दिया कि सर माफ़ करना, ये क्वेश्चन मैं इतना ही बता पाऊँगा, ये कह के मैंने स्टॉप कर दिया। फिर वो वापस आ गई। फिर वो स्कूल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, उससे संबंधित प्रश्न करने लग गए कि कोई 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को काट लिया, ठीक है, तो उस समय आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया? हाँ, इंटरव्यू में पूछ लिया। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो उसका प्राथमिक उपचार कराएंगे स्कूल से ही, और अगर ज़्यादा होगा तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और साथ में ही प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करेंगे और उस बच्चे के बारे में पता करेंगे क्यों प्रॉब्लम है, क्यों काट रहा है, हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक बच्चा क्यों है। हाँ, तो ऐसे सवालों का आपको सटीकता से जवाब देना, उस समय घबराना नहीं है। आपका जो मन का जो प्रश्न है, मन का जो आंसर है, वही आपको देना है। ये इसमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो तो स्कूल से संबंधित कोई भी प्रश्न है ना, अचानक से पैदा हुए आंसर होते तो वो सब विवेक के अनुसार ही देने होते हैं, और इनमें कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं होते कि यही प्रश्न पूछेगा, ये वो कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर उन्होंने सर दोबारा मेरे को भेजा कि अच्छा आप कबीरदास पढ़ के आए थे, आपने शुरू में बोला था। उनको ये भी पता रहता है कि उन्होंने क्या क्या प्रश्न किए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई कबीर का कोई एक दोहा लिखो, तो मैंने हाँ कोई दोहा लिखो आप, तो मैंने एक दोहा लिख दिया। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाई, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। अब बोलो कि इस पे मात्राएं लगाओ, ये सबसे कठिन काम था। और मैं उस समय डर गया था कि मात्राएं कभी 1-2 ऊपर नीचे हो जाती हैं। 1-2 मात्राएं ऊपर नीचे हुई नहीं कि काम खराब हुआ नहीं, क्योंकि प्रश्न गलत होता तो बोर्ड पे भी नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो मैंने सर वो मात्राएं ठीक ठीक लगा दी। तो एक आधा कोई आप दोहा याद करके जा सकते हैं, एक आधी कोई पोएम याद करके जा सकते हैं। दूसरा एक सर अब की बार क्या हो रहा है, पिछली बार तो क्या है ये मिला जुला हिंदी साहित्य का इतिहास व्याकरण वगैरह आता था। अब की बार एक क्या पैटर्न कर रहे हैं, मैंने जो पेपर देखे हैं उनमें पाठ जो हमारे जो केवी में चलते हैं, मतलब सीबीएसई का मान लो, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं अपने जो चलती हैं 6 से 10 तक, और पीजीटी के लिए 6 से 12 तक, वो सर उन्हीं कविताओं में से, उन्हीं पाठों में से, उन्हीं लेखकों में से कवि परिचय, पाठ परिचय, इन्हीं में से लगभग प्रश्न आए। और व्याकरण है, व्याकरण के अभ्यास करने की जरूरत है। व्याकरण में हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये अभी मैंने हाँ डिपार्टमेंटली एग्जाम दिया था, उसमें भी कोई बहुत स्तर के प्रश्न नहीं थे, स्कूल लेवल के थे, लेकिन उनका भी अभ्यास जरूरी है, क्योंकि वो लगता तो ऐसे है कि यार एकदम सरल है, लेकिन उन्हें में गलत ऐसा करते होंगे। स्कूल लेवल में पूछते हैं, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो पूछ लेते हैं। हाँ, वो पूछ लेते हैं, मतलब जहाँ पे सामान्यतः जो कैंडिडेट होता है वो ध्यान नहीं देता, वो चीज़ें पूछ लेते हैं, वो चीज़ें पूछ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सर कुछ कैंडिडेट एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि साहित्य से क्या पूछते हैं। अगर मान लीजिए वो टीजीटी है, हाँ, तो जो साहित्य पूछेंगे वो ग्रेजुएशन वाला पूछेंगे, या बोल रहे थे उससे ऊपर वाला भी पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ वो ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछेंगे। और साहित्य में आपको वो, क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें कवि परिचय और पाठ परिचय, तो जिसने नेट की तैयारी करी है, एमए करी है ना, तो उसको लगभग प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद वगैरह, ये निराला वगैरह हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, इनको तो देखो याद करना ही पड़ेगा। वो इनमें से कोई इनकी रचनाएं पूछ सकते हैं, इनकी कोई कविताएं पूछ सकते हैं, इनका जन्म मरण पूछ सकते हैं, इनकी काव्य की विशेषताएं पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा सर एक कोई अच्छी कविता वो प्रिपेयर करके हाँ हम तैयार कर सकते हैं, उसको गवा के भी देख सकते हैं, है ना, इसकी लय और ताल कैसी है। वो ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसकी पकड़ कितनी, इसको कविता भी आती है कि नहीं आती है। जो कविता तैयार करोगे उसमें सर एक तो अलंकार क्या क्या हो रहे हैं, उसमें अलंकार है या नहीं है वो देख लेना है, छंद है या नहीं है, कोई ऐसा शब्द, कठिन शब्द जिसका सारे उनका अर्थ आना चाहिए। छोटी सी कविता याद करो, लेकिन उसमें जितने भी शब्द हैं उनको तैयार करके ले जाना है। वो हो सकता है कि उस कविता से ही व्याकरण के प्रश्न शुरू कर दे, बिल्कुल, है ना। उपसर्ग प्रत्यय उसी में से पूछ ले
छंद उसी में से पूछ ले, अलंकार उसी में से पूछ ले। तो कविता एक तैयार करके जानी है। व्याकरण का कोई वर्ण विचार आप तैयार कर सकते हैं, वर्ण विचार में कोई ज़्यादा नहीं है, वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या, है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो प्रश्न पुटअप नहीं कर पाएंगे, तो व्याकरण वहाँ से आपका दस सकता है। इसमें तो सर फिर ये बनता है कि जैसे आपने बोला ना, साहित्य में से ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, तो फिर ये कैंडिडेट ऐसा कर सकते हैं कि जो क्लास 6 to क्लास 12 तक जितने भी राइटर हैं, जैसे महादेवी वर्मा है, जितने भी मतलब लेखक हैं हिंदी साहित्य के, उन सभी की जीवनियाँ याद कर ले, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। उन्होंने कुछ उनके इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, क्योंकि लिखा होता है, आप NCERT की बुक पढ़ोगे तो इसने क्या इसने उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो कौन सी कविताएं लिखी हैं, तो जो NCERT के सिलेबस में जितने भी लेखक हैं हिंदी साहित्य के, आप उनकी जीवनियाँ देख लीजिएगा। और उन्होंने जो उनकी जो प्रसिद्ध बुक किताबें हैं, जैसे मैंने एक सर क्लास 9th में मैंने पढ़ा था, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद की, है ना। तो प्रेमचंद का एक फेमस उपन्यास है गोदान जैसे, है ना। तो साहित्य की अगर बात करते हैं तो अगर प्रेमचंद की बात करेंगे तो वहाँ से ऐसा कुछ, ये मेरा पर्सनल होना, तो आप तो अच्छे से और बताएंगे कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ सर ये है कि जैसे हम दही को सुबह सुबह मथते हैं, उसमें से वो मक्खन आता है ना, तो NCERT के जो पार्ट है एक तरह से मक्खन ही है, मक्खन है वो बिल्कुल। ये नेट, JRF, MPhil, PhD, TSSB, KV, नवोदय, सब के लिए मक्खन है सर। और साहित्य वहीं से तो बनता है। और कम से कम सर एक किताब में 15 या 20 पाठ लगाएंगे तो सबके कितने कवि हो गए, लेखक हो गए, तो उनका परिचय याद करना अपने आप में हिंदी साहित्य को मजबूत करना है कहीं ना कहीं से। तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, तैयारी भी मजबूत होगी, और आप वहाँ इंटरव्यू में सही जवाब भी दे पाएंगे। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू था। खैर एक चीज़ और बात बता देता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और जो टीम है वो सर पता नहीं ऐसा क्या देखती है, हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो। मुझे तो ऐसे लग रहा था, जब मेरा छंद सही हो गया था तो मुझे उसी समय लग गया था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, और मैं प्रॉपर उनके आई कांटेक्ट में था। बट उन्होंने जिस तरह से मेरे नंबर देने चाहिए थे, मैं 40 से 50 के बीच में तो एकदम नॉर्मल आशा कर रहा था कि ये हमें दे देंगे, और उन्होंने मात्र दिए मेरे 28 नंबर। उस समय थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ हुई, और उसमें कई कैंडिडेट रह भी जाते हैं। और इंटरव्यू में ऐसा भी था, कई इंटरव्यू, आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपके रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स थे। रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स थे। दूसरा सर, कई बार इंटरव्यू अच्छा चला जाता है, और कई बार कई ऐसे सोचते हैं कि यार मेरे से तो ऐसा पूछा नहीं, मेरा तो अंत में नंबर आया। मेरा एक साथी था दुर्गालाल नायक, उसे सर 1 मिनट पूछा और वो रो भी रहा था, कंपन हो रहा था शरीर में कि यार मैं इतनी दूर आया हूँ, पूरे साल वेट किया, तैयारी करी, लेकिन मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं। तो ऐसा नहीं माने कि आपका इंटरव्यू ज़्यादा देर तक नहीं चला तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। और आज वो IIT गुवाहाटी KV में नौकरी कर रहा है। मतलब कहने की बात है कि 5 से 10 मिनट में वो सब कुछ खंगाल लेते हैं, सब कुछ खंगाल लेते हैं। हाँ, आप पहली नज़र डाल के ऐसे देख लेंगे कि हाँ, इसमें है कि नहीं। हाँ, तो इंटरव्यू सर एक ऐसी चीज़ है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये अनिश्चितताओं से भरी हुई है। हाँ, कि अनिश्चितता है इसमें। ऐसे नहीं है कि भाई आप जो तैयारी करके गए वही आपसे पूछा। कई और होता भी है कि कई बार एक एग्जाम में भी ये होता है कि हम जो तैयार करके जाते हैं वो नहीं आता, है ना, और जिसको हम छोड़ देते हैं वो आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो ये भाग्य का खेल है। बस सिर्फ इसमें अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा ठीक रखना है, अपने आत्मविश्वास को ठीक रखना है, और अपने पर विश्वास रख के आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अमित सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर इसके अलावा कोई और ऐसा एक्सपीरियंस हो इंटरव्यू का जो आप और शेयर करना चाहो, भूल गए हो इंटरव्यू से जस्ट पहले का, बाहर जब आप वेट कर रहे थे अपने टर्न का, तो तब जो वहाँ जो जितने भी उम्मीदवार उपस्थित थे तो उनके साथ जो आपकी बातचीत हुई, या जो इंटरव्यू दे के बाहर निकल रहा था उनसे आप लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, तो कोई वहाँ से कुछ? सर इसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो इंटरव्यू जब वहाँ लखनऊ इंटरव्यू चल रहा था, मैंने किसी से नहीं मिला। बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो भांति भांति के लोग होते हैं सर, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे जो 5 प्रश्न पूछे वही मेरे से पूछेंगे, और हमारा दिमाग पता नहीं इतना क्यों हो जाएगा, फिर उस समय भांति भांति के लोगों से मिलकर 50 तरह की बातें बोलेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस को वो लूज कर देंगे। तो उस समय गड़बड़ होती है। हाँ, अगर आप झेल सकते हो इन चीज़ों को, तनाव को झेल सकते हो, तो आप पूछ सकते हो उनसे, नहीं तो आप अपने में मस्त रहिए, तब तक इंटरव्यू नहीं चलता जब तक। ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाँ, यहाँ पे एक समय से भी पूछना है, एक ये भी है सर, ऐसे नहीं कि भागते हुए आ रहे हो और इंटरव्यू 5 मिनट पहले वहाँ अनाउंस हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
आराम से तसल्ली कर लो, वहाँ जाके आधे घंटे 1 घंटा पहले जाके बैठ जाओ वहाँ पे आराम से। एक दिन की तो बात है, एक ही दिन की। और आप 1-2 दिन पहले जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ के नज़दीकी स्थानों के बारे में घूम सकते हैं, इंटरव्यू स्थल के बारे में वहाँ देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। एक दिन पहले, दूसरे दिन आप जा सकते हैं, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये तो सर ने यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी और बोल सकते हो या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बोल सकते हो वो बोली है एक्सपीरियंस में, कि जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो ज़्यादा किसी से जो इंटरव्यू से बाहर निकल के आ रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ऐसी बात बता देंगे। वो कहीं ना कहीं वो सारे कैंडिडेट है ना, एवरेज ही होते हैं वो भी सारे। ऐसे नहीं है कि वो भी सारे कोई मास्टर्स होते हैं, लेकिन हर किसी को ये लग रहा होता है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और मुझे लगता है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको ये पता है क्योंकि कंपटीशन का मामला है, तो वो कुछ आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो थोड़े भाईचारे की सी उम्र होती है, तो इतना तो वो ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन वही है कि सर वो ऐसा नहीं है कि भाई जो प्रश्न मेरे से पूछे वो भी आपसे पूछेंगे। ये तो कंफर्म है कि आपसे पूछे वो सेम नहीं है। हाँ, क्योंकि और दूसरी चीज़ वहाँ पे सर बोर्ड भी 10-20 बोर्ड होते हैं, ऐसे नहीं रूम वाइज बने होते हैं। ऐसे नहीं कि एक रूम में गए तो वही 4 आपको मिलेंगे, कोई और भी तो मिल सकते हैं आपको। ये भी है। तो एक तो पैसे वैसे के चक्कर में ना पड़े कि भाई मैं पैसे दे के हो जाऊँ, वो तो बिल्कुल गलत बात है। केवी में एकदम फेयर काम होता है। हाँ, केवी में फेयर काम है ना। कोई ये कह दे कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, उसे खुद नहीं पता कि वो इंटरव्यू बोर्ड आपको कौन से कमरे में भेजेगा, वो कैसे करवा देगा आपका सिलेक्शन, है ना। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल फेयर काम होता है इसमें। केवी की सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि यहाँ पे काम बिल्कुल फेयर होते हैं। हाँ सर। तो अमित सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी है। आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, और जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे, जो जितनी भी आपकी शंकाएं थी, उन सभी का भी जवाब आपको इस वीडियो से मिल गया होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जल्द ही अपनी ड्रीम जॉब पाने में सक्सेसफुल हो। आपको सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।